हाय व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं सब कुछ बहुत अच्छा होगा। आप लोग बहुत खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने परिवार के साथ आनंद ले रहे होंगे। हमेशा भगवान करे ऐसा ही हो। बात कर लेते हैं चिटगांव वनडे की। तो जैसा कि मैंने अपने पिछले वीडियो में कहा था कि भारत अगर इस मैच को जीत भी जाता तो कोई बहुत फर्क पड़ने वाला नहीं है, लेकिन मुझे गलत साबित किया ईशान किशन ने और उनके साथ विराट कोहली ने। ईशान किशन ने तो खैर एक रिकॉर्ड ब्रेकिंग और रिकॉर्ड नए रिकॉर्ड के साथ इस वनडे को बना दिया। फास्टेस्ट ओडीआई डबल 100 उन्होंने बनाया, क्रिस गेल का रिकॉर्ड तोड़ा और इस युवक ने शानदार तरीके से एक बहुत अच्छी तरीके से अपने तीसरे वनडे में पूरे विश्व को चेता दिया है कि भारत के लिए एक और धुरंधर पैदा हो गया है। ईशान किशन और सूर्य कुमार यादव की जोड़ी हमेशा से ही बहुत अच्छी रही है आईपीएल में। मुंबई इंडियंस के लिए दोनों बड़े काफी लंबे टाइम तक खेले हैं और मैं हमेशा पक्षधर रहा हूं इन दोनों प्लेयर्स के खिलाने का। ईशान किशन को वनडे में चांस काफी लेट दिया गया, लेकिन उन्होंने इस मैच में ये दिखा दिया कि अब शायद उनका इस टीम से निकलना, वर्ल्ड कप की टीम से निकलना बहुत ही मुश्किल है। चयनकर्ताओं को सोचना पड़ जाएगा अब जरा सा भी ईशान किशन के बारे में, अगर वो कुछ भी सोचते हैं, क्योंकि अब ये एक मजबूत स्तंभ के रूप में बनने जा रहा है। ये तय है क्योंकि 200 रन ओडीआई में किसी भी तरह से, चाहे वो किसी भी अपोनेंट के खिलाफ, और बांग्लादेश की बॉलिंग को मैं बहुत कमजोर नहीं मानूंगा। टीम वो जरूर थोड़ी कमजोर आती है, लेकिन उनकी बॉलिंग फिर भी ठीक है। तो उस हिसाब से कोई बहुत एक अच्छे टेस्ट प्लेइंग नेशन के खिलाफ उन्होंने एक बहुत अच्छा डबल सेंचुरी लगाई और इस मैच को बना दिया 409 रन। और उसके साथ साथ विराट कोहली की भी तारीफ करूं, जिन्होंने शुरुआत में एक सदी इनिंग खेली और उसके बाद 91 बॉलों पर 113 रन बनाए उन्होंने। विराट कोहली का हमेशा से यही रहा है कि शुरू के चाहे वो ओडीआई हो चाहे वो T20 हो, थोड़ा जमने में टाइम लेते हैं और उसके बाद वो उस स्ट्राइक रेट को बराबर कर देते हैं अपनी 5 या 10 बॉलों में। ये उन्होंने इस मैच में भी दिखाया। एक लंबे समय से सेंचुरी का इंतजार, साल खत्म होने तक उन्होंने साल का दूसरा सैकड़ा लगा दिया। 72 टैली में किया अपने हंड्रेड्स, नंबर ऑफ हंड्रेड्स को, और तेजी से अब ऐसा लग रहा है कि अगर खेले गए ऐसे ही खेलते रहे तो शायद तेंदुलकर की बराबरी उनका रिकॉर्ड तोड़ देंगे। लेकिन अभी फिर भी ये बहुत ही जल्दी होगा कुछ भी कहना, क्योंकि जिस तरह से उन्होंने एक बहुत लंबा पीरियड खराब होते हुए देखा, शायद उनकी आस्था का भी एक प्रतीक है फॉर्म में वापस आना, कुछ आस्थाओं को साथ लेकर। तो मेरे हिसाब से दोस्तों बहुत अच्छा ये वनडे रहा और ईशान किशन ने तो कमाल कर दिया। एक ऐसा प्लेयर जिसने रिकॉर्डों की झड़ी लगाई, एक तरफा बनाया इस मैच को, और 2-1 से भारत ने सीरीज जरूर हारी, लेकिन मैं ये कहूंगा कि बहुत ही शानदार एक अनएक्सपेक्टेड विन, और भारत ने दिखा दिया बांग्लादेश को कि आप एक बहुत बड़े चैंपियन के खिलाफ खेल रहे हैं। तो ठीक है, सीरीज हारनी भी नहीं चाहिए थी, क्योंकि जो मैच दोनों भारत ने हारे बहुत नैरो मार्जिन से रहे, लेकिन वो भारत की गलती से रहे। तो कोई बात नहीं, चलता है। हमें अगर ऐसा मैच एक बार देखने को मिल गया तो हमारे लिए खुशकिस्मती कि ईशान किशन ने बना दिया, और उस मैच में और कुछ कहने वाली जरूरत भी नहीं है। विराट कोहली और उनके अलावा बाकी तो बांग्लादेश की कोई इनिंग में कुछ भी नहीं रहा। बहुत बड़ा 200 से ज्यादा रनों से भारत ने इस मैच को जीता, बहुत बड़ी जीत। और ये अच्छा है कि ओडीआई सीरीज एक विनिंग नोट पर खत्म की और टेस्ट सीरीज से पहले एक जीत ली। बात कर लेते हैं अब चिटगांव में होने वाले 14 दिसंबर से होने वाले पहले टेस्ट मैच की, जहां अनफॉर्चुनेट थोड़ा सा भारत के लिए है कि कप्तान रोहित शर्मा बाहर हो गए हैं और इंडिया ए के अभिमन्यु ईश्वरन कैप्टन जो हैं वो उन्होंने उनकी जगह ली है। हालांकि ये अब देखने वाली बात है कि वो पहले टेस्ट में खेलते हैं कि नहीं, ये थोड़ा सा मुश्किल होगा, क्योंकि अगर मैं बात करूं और मैं प्लेइंग 11 की बात करूं तो मेरी प्लेइंग 11 जो बनती है वो केएल राहुल, जैसे आपको पता है, कप्तानी करेंगे। ओपनिंग केएल राहुल शायद शुभमन गिल के साथ करेंगे, वन डाउन चेतेश्वर पुजारा आएंगे, विराट कोहली, उसके बाद श्रेयस अय्यर, मेरे ख्याल में ऋषभ पंत आएंगे विकेट कीपर की हैसियत से, और टेस्ट में जैसे ऋषभ पंत का रिकॉर्ड रहा है तो शायद वही खेलेंगे। केएस भरत को अभी शायद थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा। अश्विन खेलेंगे, अक्षर पटेल, और अगर मैं कुलदीप यादव की बात करूं तो मेरे हिसाब से अक्षर पटेल को तरजीह मिलेगी। बैट्समैन एक थोड़ा सा बैटिंग उनकी अच्छी है, और अक्षर पटेल को पिछले काफी टाइम से अब टेस्ट मैच में लगातार खिलाया जा रहा है, तो उसका एक्सपीरियंस एटलीस्ट पहले टेस्ट में भारतीय दल लेना चाहेगा। बात करें अगर तेज गेंदबाजों की तो शार्दुल ठाकुर, मोहम्मद शामी जैसे बाहर हो गए, मोहम्मद सिराज और उमेश यादव, ये 3 जरूर रहेंगे। और मेरे ख्याल में सिराज को तो आपको जरूर ही खिलाना चाहिए, क्योंकि सिराज अब किसी भी फॉर्मेट से बाहर होने वाला बॉलर नहीं है। आपको उसे रेगुलर टाइम देना पड़ेगा, उसे खिलाना पड़ेगा। बात मैं फिर करूंगा वर्ल्ड कप के लिए कि आपको अब टीम ऐसी सिलेक्ट करनी पड़ेगी बहुत जल्द जो प्लेयर लगातार अब 1 साल खेले, जैसा कि राहुल द्रविड़ ने भी अब हिंट कर दिया है कि जनवरी से जो भी स्क्वाड भारत का फाइनल होगा
वही वर्ल्ड कप तक रहेगा, वही प्लेयर वर्ल्ड कप तक खेलेंगे, उनको प्रैक्टिस दी जाएगी और उनको सीरीज में खिलाया जाएगा ताकि एक अच्छी प्रैक्टिस हो। और ये मैं शुरू से ही कह रहा हूं कि अब आप बार बार अगर बदलेंगे, बार बार चेंज करेंगे तो कुछ भी है। मेरा मानना एक और है कि अगर मैं चाहता हूं कि आप सूर्य कुमार यादव और ईशान किशन को भी लीजिए। ईशान किशन को इसलिए नहीं कि वो उन्होंने 200 रन बनाए, ईशान किशन एक ऑलवेज एक अच्छे बैट्समैन है, और सूर्य कुमार यादव को आपको लेना चाहिए क्योंकि सूर्य कुमार यादव अगर आप कहते हैं कि एक बहुत हार्ड हिटिंग बैट्समैन है तो वीरेंद्र सहवाग का उदाहरण हमारे सामने है। एक हार्ड हिटिंग बैट्समैन, एक बहुत ही बढ़िया बैट्समैन ब्रायन लारा का है, हमारे भाई भी डिविलियर्स का है। तो आप सूर्य कुमार यादव को रेगुलर मेरे हिसाब से टेस्ट मैच में खिला सकते हैं। एक मिडिल ऑर्डर आपका मजबूत होता है, एटलीस्ट उनको देखा तो जा सकता है बांग्लादेश जैसी सीरीज में भी और बाकी आगे आने वाली श्रीलंका की सीरीज में भी। लेकिन अभी तो इस हाल फिलहाल अब भारतीय दल चूंकि घोषित हो चुका तो सूर्य कुमार यादव की इस बार बांग्लादेश के दौरे पे तो जगह नहीं बनेगी। मैं कहूंगा कि ऑस्ट्रेलिया और श्रीलंका के खिलाफ उनको लिया जाए। ईशान किशन को अब वनडे का आपको रेगुलर बनाना पड़ेगा और आपने बना भी लिया होगा क्योंकि अब तो कोई इवेंट बट है भी नहीं। ईशान किशन ने सबके आलोचकों के मुंह बंद कर दिए हैं, जैसे कि आईपीएल में सबसे महंगे बिके थे पिछले में और उसके बाद कुछ खास नहीं कर पाए। तो कुछ लोगों ने क्रिटिसाइज किया, लेकिन मैं मानता हूं एक या दो टूर्नामेंट्स कभी भी कोई अच्छा प्लेयर खत्म नहीं होता है। तो बहुत अच्छा एक भारत ने ये जो 11 प्लेयर्स की जो टीम है, अब मेरे हिसाब से यही टीम रहनी चाहिए। एक बार टीम फिर बता देता हूं। केएल राहुल मेरी टीम जो है, शुभमन गिल, चेतेश्वर पुजारा, विराट कोहली, श्रेयस अय्यर, ऋषभ पंत विकेट कीपर, अश्विन, अक्षर पटेल, मोहम्मद सिराज, उमेश यादव और शार्दुल ठाकुर ये रहेंगे। मेरे हिसाब से ये टीम 11 की रहेगी और भारत खिलाना चाहेगा। चिटगांव की पिच जो है वो थोड़ी सी क्रिटिसाइज हुई थी 2018 में जब आईसीसी ने इसको बिलो एवरेज कहा था और ये आईसीसी ने इसकी कुछ शायद जबरदस्त वो बैटिंग पिच है और विकेट यहाँ कम गिरते हैं इस वजह से कहा था। लेकिन भारत के लिए तो ये खैर ओडीआई में अच्छा है, भारत ने यहाँ दोनों जीते दर्ज किए। और उसके अलावा अब ये देखते हैं कि इस एवरेज पिच पे भारतीय टीम क्या करती है और बांग्लादेश की टीम क्या करती है। भारतीय टीम डेफिनेटली यादों को भुलाना चाहेगी, वनडे की आखिरी वनडे की जीत को याद रखना चाहेगी और ओडीआई की हार को भुलाकर अब टेस्ट मैच में हमें आगे बढ़ना होगा 2-0 से, या टेस्ट मैच की सीरीज एटलीस्ट जीतनी होगी। विनिंग नोट के साथ श्रीलंका की सीरीज में जाना होगा। तो पहला टेस्ट मैच दोस्तों 14 तारीख से शुरू हो रहा है। हम देखेंगे कि इसका क्या हो रहता है और इसकी एनालिसिस करते रहेंगे बीच बीच में। बात कर लेंगे इंटरनेशनल क्रिकेट की तो वेस्ट इंडीज फिर बुरी तरह हार कर 2-0 से सुपड़ा साफ हुआ। ऑस्ट्रेलिया ने किया, एडिलेड ओवल में केवल 77 रन पर आउट हो गई और 419 रन से ऑस्ट्रेलिया ने हरा दिया। वेस्ट इंडीज की टीम मुझे लगता है अब कहीं नहीं जा रही है। 2021 में उन्होंने टेस्ट मैच में कुछ ऐसा कमबैक करने की कोशिश की तो लग रहा था कि शायद इनका उदय दोबारा हो रहा है और उन्होंने कुछ अच्छी सीरीज जीती, अच्छी टीमों के खिलाफ जीती। लेकिन इस सीरीज में फिर वेस्ट इंडीज ने दिखा दिया कि वर्ल्ड कप से, T20 वर्ल्ड कप से उनका बाहर होना कोई फ्लूक नहीं था या कोई उनके लक की बात नहीं थी। वो टीम अब डिजर्व नहीं करती है और उनको बहुत ज़्यादा करना होगा। काफ़ी प्लेयर्स की फीस वगैरह को लेकर भी वो विवादों में कई साल से चल रहे हैं और ये विवाद उनका सुलझ नहीं रहा है, इसलिए बड़े बड़े प्लेयर्स भी छोड़ते जा रहे हैं। तो एक क्लब का इस तरफ वेस्ट इंडीज का रह गया है, तो मेरे हिसाब से अब बहुत ज़्यादा नीरस हो गया और मेरी सेकंड फेवरेट टीम है। तो मुझे दुख होता है, मैंने वेस्ट इंडीज़ की ऐसी टीम देखी हुई है जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते, यंगस्टर आज की कल्पना भी नहीं कर सकते। उनकी फास्ट बॉलिंग उस जमाने में देखने को बनती थी और उनकी बैटिंग भी उसी तरह की थी। तो अब वेस्ट इंडीज का कहीं भी नहीं है। और उधर मुल्तान में पाकिस्तान दूसरा मैच भी हार गया है 355 रन चेस करते हुए। एक रोमांचक मैच में पाकिस्तान की टीम 326 पर ऑल आउट हो गई और 328 पर ऑल आउट हो गई और 26 रन से इंग्लैंड ने पाकिस्तान को हरा दिया और 2-0 से अब इंग्लैंड सीरीज में निकल गया है आगे। और अब सीरीज तो डेफिनेटली इंग्लैंड के नाम ही हो गई है। तो इस हिसाब से अब ये कहूँगा कि पाकिस्तान को अब थोड़ा सा बड़बोलापन अपना कम करना पड़ेगा। रमीज राजा पिछले कुछ टाइम से लगातार क्रिटिसाइज कर रहे हैं कि अगर भारत एशिया कप में नहीं आता है तो हम वर्ल्ड कप में नहीं आएंगे, हम वर्ल्ड कप का बहिष्कार करेंगे और देखेंगे कि पाकिस्तान के बिना कैसे वर्ल्ड कप हो पाता है और कितना पॉपुलर होता है। तो इन सब बातों को दूर करके अब पाकिस्तान के जो चीफ सिलेक्टर हैं रमीज राजा साहब, इनको अब अपनी टीम के बारे में देखना चाहिए। इंग्लैंड ने आगे 2-0 से हरा दिया, इंग्लैंड ने आगे वर्ल्ड कप की जीत को आगे बढ़ाया, फाइनल की जीत को, और टेस्ट मैच जीत गया है इंग्लैंड बहुत ही अच्छी तरह से। तो दोस्तों इन सब बातों के साथ अब बात करेंगे पहले टेस्ट मैच के बाद, आपसे पहले टेस्ट के पहले दिन के खेल के बाद, और एनालिसिस करेंगे, देखेंगे क्या रहता है क्या नहीं रहता है, कौन सी टीम आगे रहती है कौन सी टीम पीछे रहती है। इन सब बातों के साथ दोस्तों आज का वीडियो खत्म करता हूं। मेरे वीडियो को हमेशा की तरह कमेंट करें, शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें।
आप सबकी रात्रि शुभ हो, आपका दिन शुभ हो। बहुत बहुत नमस्कार।